Hey, hello friends, how are you? Hope you all are doing well. Myself CA रौनक अग्रवाल. आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी. आई होप प्रीवियस सेशन में जो कुछ हमने पढ़ा था वो आपने पढ़ के आया है. हमने इसके पहले के सेशन में देखा था अकाउंटेंसी क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होती है, अकाउंटेंसी की प्रोसेस क्या है, ये सारी बेसिक्स हमने देखी थी. ठीक है, आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं हम. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वाई. देखो, लाइफ में दो बातें ही ध्यान रखना. कोई भी काम कर रहे हैं तो दो सवाल होते हैं, हाउ एंड वाई. हाउ मतलब कैसे करना है, हाउ मतलब कैसे करना है, और वाई मतलब क्यों करना है. क्यों करना है. कोई भी काम हो लाइफ में, कुछ भी चीज़ है, हमें कुछ पढ़ना है, कुछ खरीदना है, कुछ पकाना है, ये जो भी एक्टिविटी करनी है लाइफ में, उसमें हमेशा दो सवाल आते हैं. पहला सवाल होना चाहिए हमारा क्यों, और सेकंड कैसे. तो अकाउंट्स में हाउ तो आप हमारे ऊपर छोड़ दो, कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है. मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस. हमें आंसर्स कैसे बनाने हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये सब तो हम डिटेल में देख लेंगे. ये तो आपको नोट्स किताबों में भी दिख जाएगा. लेकिन हमारे सेशंस का, हमारे क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव है वाई. कोई भी काम विदाउट लॉजिक नहीं करना है. वाई, क्यों क्यों क्यों. तो हम अकाउंट्स में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें वाई, क्यों पढ़ना है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों पढ़ना है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्यों निकालना है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट क्या रेट से जाता है और क्यों जाता है, ये सब चीज़ हमें वाई के टर्म्स में समझना है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, प्रीवियस सेशन में हमने अकाउंटेंसी वगैरह क्या है ये सब देखा था. अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्यों करना है. तो पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. सर, हमने देखा था कि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं. तो उन ट्रांजेक्शन्स को हमें याद तो नहीं रख पाएंगे इतने सारे. हमने ये भी बचपन में पढ़ा था सर, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी. हम भूल जाते हैं समय के साथ साथ. तो हमारा बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें हम लिखते हैं और सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे अकाउंटिंग का, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ट्रांजेक्शन्स को एकदम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है. और ये कैसे करते हैं हम, बुक कीपिंग के जरिए. बुक कीपिंग क्या होती है सर, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, बुक कीपिंग. तो ये हम समझेंगे बुक कीपिंग के जरिए. जर्नल बुक मेंटेन करेंगे, लेक्चर बुक मेंटेन करेंगे, ट्रायल बुक एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले. ये सारी चीज़ें बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में आती है. तो पहला ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग का, हमें ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है. सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके जरिए. ठीक है. बाद में सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, हम साल भर बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसा, सारी खुशी पैसा, पैसे के लिए कर रहे हैं हम. हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए. तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ये कब पता चलेगा, जब हम हमारी कॉस्ट देखेंगे और रेवेन्यू देखेंगे. सेल्स प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट में सब आ गया, खर्चा वगैरह. सेल माइनस कॉस्ट, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है मतलब मुनाफा हो रहा है तो ये बिजनेस आगे करना चाहिए. अगर लॉस ही लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए. तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये कब और कैसे समझेगा मेरे दोस्त, बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पता चलेगा कि इस साल में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है. हम देख सकते हैं लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है. ये सारी चीज़ें मुमकिन होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत, अकाउंटिंग के बदौलत. अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम, हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, जो भी है वो हम असर्टेन कर सकते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव असरटेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, हमारे पास कितनी असेट्स है, उनकी वैल्यू क्या है, असेट्स के मुकाबले हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है। तो हमें ये भी तो जानना है कि हमारे पास असेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है। हमें ये भी जानना है कि हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। ये सब भी कैसे मुमकिन होगा, जब हम अकाउंटिंग फॉलो करेंगे बैलेंस शीट के जरिए। ये कैसे पॉसिबल होगा, बैलेंस शीट हम देखने वाले हैं डिटेल में एकदम। बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सारी बातें हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो बस अभी आप सुनते जाओ। आज का पहले 2 या 3 सेशंस थोड़े थेरोटिकल चलेंगे। ये जो 2-3 सेशंस है इसमें ये कैसा है, ये थेरी मस्ट है। ठीक है, तो एक बार मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक आपको रफ व्यू दे रहा हूँ, एक रफ व्यू आ रहा है आपको आपको बस सिर्फ सुनते जाना है। अभी सिर्फ सुनते जाना है। जैसे जैसे हमारा 4th या 5th सेशन स्टार्ट होगा, 4th या 5th सेशन से मतलब आने वाले सेशंस में हम एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि भैया असेट क्या होती है। असेट, अब मैं बोल दूंगा कि मेरे पास लैंड है, लैंड मेरी असेट है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 50 लाख की लैंड है, वो मैं कहता हूँ वो मेरी असेट है। ठीक है, अगर ऐसा हम समझते हैं। लेकिन मेरे पास इस लैंड पे लोन है 70 लाख, तो ये मेरी लाइबिलिटी भी तो होगी ना। अगर मेरे पास लोन है तो ये मेरी लाइबिलिटी भी तो होगी। तो असेट्स में क्या क्या आता है ब्रॉडली समझेंगे। शॉर्ट टर्म करंट असेट, नॉन करंट असेट, लिक्विड असेट, लॉन्ग टर्म असेट, शॉर्ट टर्म असेट, ये सब 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 हम डिटेल में समझेंगे। लाइबिलिटीज़ कितने प्रकार की होती है, कंटिंजेंट असेट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। यस माय डियर फ्रेंड, आप फाउंडेशन में ही हम आपका 11th-12th में फाउंडेशन में ये इन बेसिक्स अकाउंटेंसी के सेशंस में ही हम आपका अकाउंट्स का बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अकाउंट्स के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि लाइफ में आपको अकाउंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अकाउंट्स में कोई नया अमेंडमेंट भी आता है, जैसे कि IFRS आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, तो वो आप खुद से ही पढ़ के समझ जाओगे। इतने आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक कैलकुलेशंस है, वो हम इन बेसिक सेशंस के जरिए क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तो यूजर्स कौन होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो हम अकाउंटिंग के जरिए इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फिनेंशियल रिपोर्ट्स के जरिए। तो ये यूजर्स वगैरह कौन है, अभी आगे सेशन में हम समझेंगे कि हमारे अकाउंट्स के, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स वगैरह कौन है। ये सब चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जो देखा है, इस एक बार थ्योरी में क्या दिया है बुक्स में वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसे ही हम कहते हैं बुक कीपिंग, इसे ही हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पे थ्योरी का एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बुक कीपिंग हम भी इसी टॉपिक में आगे बुक कीपिंग क्या होता है वो डिटेल में समझेंगे। These recorded transactions are later on classified and summarized logically, है ना। इन ट्रांजेक्शन्स को हम आगे क्लासीफाई करते हैं, वही तो अकाउंटिंग है, हमने फर्स्ट सेशन में देखा। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबाउ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, अब जो हमने ट्रांजेक्शन्स ऊपर रिकॉर्ड किए हैं इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वो क्या होता है हम आगे अभी समझेंगे। इफ़ द रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर्स, अगर हमारी इनकम जो आवक है वो जावक से ज़्यादा है, जो इनकम है वो खर्चे से कम है, ज़्यादा है, हमारी इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट में है हम, हमारा बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिटेबली, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबली रन हो रहा है। कब, अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। और इसी के विपरीत अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता है तो हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। हम डिसीजन ले सकते हैं, लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, जैसे कि हम अलग अलग कारण की वजह से लॉस हो सकता है।
तो अगर हमें पता है कि हमें लॉस हो रहा है तो हम उसको देखेंगे लॉस क्यों हो रहा है। फिर हमें पता चला है कि हम मटेरियल महंगा खरीद रहे हैं, तो फिर हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और मटेरियल सस्ता खरीदेंगे या मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल। फिर हमारा जो लॉस था वो प्रॉफिट में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, है ना। तो डिसीजन मेकिंग, तो पहला ऑब्जेक्टिव था हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। बोलना है आपको मेरे साथ साथ, आपने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमें हमारी फिनेंशियल पोजीशन पता करनी है, हमें हमारे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन पता करनी है। बिजनेसमैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब नहीं है, बल्कि हमें ये भी जानना है in terms of profit or loss for a particular period, but is also anxious to know that what he owes, हमारी liabilities क्या है, हमारी liabilities क्या है और हमारी assets क्या है। हमारी लाइबिलिटीज, हमें कितना लोन है, हम पे कितनी लाइबिलिटीज़ है जो हमें देनी है और कितनी असेट्स हमारे पास रखी हुई है। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, हमें प्रॉफिट है या लॉस है वो तो जानना ही है। इसके अलावा इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है और कितनी असेट्स है, हम पे कितनी लाइबिलिटीज़ है और हमारे पास कितनी असेट्स है। और ये जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है डिटेल में एक टॉपिक ही है। इसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हमारे बिजनेस में कोई भी इवेंट वगैरह आता है तो हम रिपोर्ट्स के जरिए हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको बताएंगे। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये इंटरनल यूजर्स को बताएंगे। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इसलिए भी मेंटेन करते हैं कि हमारे बुक्स के जो भी यूजर्स है या हमारे एंटिटी से जो भी रिलेटेड यूजर्स है उन्हें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? अकाउंटिंग के जरिए, वो इन्फॉर्मेशन भी हम अकाउंटिंग के जरिए प्रोवाइड करेंगे। अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग लेनी होती है। टू नो द सॉल्वेंसी पोजिशन, बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवेल्स व्हाट इज ओन्ड एंड ओड बट by the enterprise, but also it gives the information regarding concern's ability to meet its liability in the short run and also in the long run as and when they fall due। देखो हम फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम थर्ड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम हमारी बैलेंस शीट बना रहे हैं। हम पता कर रहे हैं कि हमारे पास कितने असेट्स है और हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन कितनी है, कि हमारे पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब जो अभी हमें 15 दिन में, 30 दिन में, 2 महीने में चुकाने हैं, ऐसे कितने खर्चे हैं, ऐसे कितनी लाइबिलिटीज़ है जो हमें अभी शॉर्ट टर्म्स में चुकानी है, और ऐसी कितनी लाइबिलिटीज़ है जो लॉन्ग टर्म में चुकानी है। देखो मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, मेरे बैलेंस शीट में 50 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, और कैश है 0, स्टॉक है 0, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ में मुझे अभी 30 दिन में बैंक को ईएमआई पे करनी है 3 लाख की। अभी आने वाले 30 दिनों में मुझे बैंक को 30 लाख की ईएमआई पे करनी है, लेकिन मेरे पास असेट तो कितनी है, 50 लाख की असेट है। सर आपके पास 50 लाख में से ये 3 लाख तो दे सकते हो ना, 50 लाख की असेट है, उसके सामने 3 लाख की लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है। नो, इससे मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलेंगी। ये 3 लाख मुझे कब देने हैं? अभी, है ना, 15, 20, 25 दिनों में देने हैं। और ये कैसे देने? कैश में। मेरे पास कैश है क्या? नहीं। मेरे पास स्टॉक है क्या जो स्टॉक बेच के मेरे पास कैश आ जाएंगी और कैश में यहाँ दे दूंगा? नहीं। मेरे पास क्या है? लैंड, वो भी कितने की? 50 लाख की। ये तो सर 50 लाख की लैंड है ना, जाओ मार्केट में जाओ और लैंड बेच दो, बिक जाएगी। 50 लाख की लैंड बिक जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं। ये कैसी है? ये लॉन्ग टर्म असेट है, इलिक्विड असेट है, इसके खरीदार बहुत लिमिटेड है ना।
लैंड बिकने को ये आज भी बिक सकती है ना, तो अगले 5 साल भी नहीं बिकेंगी, लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो अभी फिक्स है ना, 3 लाख तो मुझे अभी 30 दिनों में देने हैं ना। तो ये क्या है, मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलती है, ये इंसॉल्वेंसी वाली बात है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब हम हमारी शॉर्ट रन लाइबिलिटी, शॉर्ट रन लिक्विड पोजीशन जानते हैं कि हमारे पास कितना पैसा अभी के अभी है, लिक्विड, लिक्विड मतलब जो अभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखिए 5 ऑब्जेक्टिव्स है, बोलना है साथ साथ, चिल्ला चिल्ला के बोलना है, मुझे सुनी आ रहा है, आप जो कह रहे हो मुझे सुनी आ रहा है, बोलो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस शीट बनाना है, मतलब फिनेंशियल पोजीशन पता करना है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारे यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना है फॉर डिसीजन मेकिंग। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सॉल्वेंसी पोजीशन जानना है। फिर से बोलो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें हमारी पोजीशन पता करना है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस शीट बनाना है, असेट्स और लाइबिलिटी जानना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है यूजर्स को फॉर डिसीजन मेकिंग। और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन जानना है। ठीक है, तो ऐसा हम बार बार रिवाइज करेंगे, क्लास की क्लास में ही ये पूरा याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपने नोटबुक बनाई है, रजिस्टर, रजिस्टर में आपको लिखते जाना है जो जो मैं लिखता हूँ। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला फंक्शन है मेजरमेंट। अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फिनेंशियल पोजीशन। पास्ट परफॉर्मेंस, देखो हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमें रिजल्ट असर्टेन करना है। हमने बिजनेस कब किया, पूरे साल भर किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमने बिजनेस किया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, मतलब हमारा परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, कब का, पास्ट का, कब का, पास्ट का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेजरमेंट। क्या मेजर करना है, हमें हमारा परफॉर्मेंस मेजर करना है, हमें हमारा परफॉर्मेंस मेजर करना है। एक बात, हमारा ईयर कैसा रहता है, 1 जनवरी से 31 मार्च, 31 दिसंबर। ये क्या है, इसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, इसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। लेकिन इंडिया में एक फिनेंशियल ईयर होता है, एक फिनेंशियल ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को अगर ईयर चालू हुआ तो 31 मार्च 2021 को ईयर ख़त्म होगा। तो हम हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं वो इस पीरियड के लिए निकालते हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं वो हम हमारे फिनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो हम इंडिया में फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, ना कि कैलेंडर ईयर। तो सर कैलेंडर ईयर और कोई लोग फॉलो करते हैं क्या? यस, वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये मतलब ही कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया में हम 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव था मेजरमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव था मेजरमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्ट करना। वेदर फोरकास्ट होता है ना, आज बारिश गिरेगी नहीं गिरेगी, फोरकास्ट करते हैं हम, प्रेडिक्ट करते हैं। तो अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का एक फंक्शन है फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है हम हमारा अभी फोरकास्ट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि ये साल हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ, ये कस्टमर हमारे पास है, हम इतना प्रोड्यूस करके यहाँ यहाँ बेच सकते हैं। हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अगर हमारे प्रोडक्ट की 1 लाख डिमांड है और हमें पता है कि 1 यूनिट बेचने से हमें 1000 रुपये बचता है, तो 1 लाख इंटू 1000 मतलब इतना इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ये फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं? अकाउंटिंग के जरिए। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था हमारा फोरकास्टिंग, सेकेंड ऑब्जेक्टिव था फोरकास्टिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, फंक्शन है हमारा डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फंक्शंस बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो, ऊपर भी हमने यही देखा, फोरका डिसीजन मेकिंग हमारा ऑब्जेक्टिव भी है,
डिसीजन मेकिंग हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन भी है। डिसीजन मेकिंग, हम अकाउंटिंग करते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हम पता करते हैं और हमें पता चला कि लॉस हो रहा है और हर साल लॉस ही लॉस हो रहा है और ये लॉस हम प्रॉफिट में तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, कोई डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन मुमकिन क्यों हुआ, ये डिसीजन मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमें नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करना है, ये कैसे पता होगा, हम अकाउंटिंग के जरिए देखेंगे नया प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपये में और 150 रुपये में ये बिक सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे, एक डिसीजन लेंगे, है ना। ये एक डिसीजन मेकिंग हुआ। ये डिसीजन मेकिंग पॉसिबल कैसे हुआ, अकाउंटिंग के जरिए। अकाउंटिंग की बहुत सारी स्ट्रीम है, उसमें एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कौन सा कम प्रोड्यूस करना है, कॉस्ट कम कैसे करनी है, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, कौन से मार्केट में बेचना है, ऐसे अलग अलग हम डिसीजंस लेते हैं अकाउंटिंग के जरिए। तो एक फंक्शन था हमारा अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग। क्या था, डिसीजन मेकिंग। इसके बाद में अगला फंक्शन है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन, नेक्स्ट फंक्शन है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, हम क्या कंपेयर करेंगे, हमारा पास्ट परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। पिछले साल हमने 1 लाख यूनिट बेचे थे, इस साल हमने कितने यूनिट बेचे कंपेयर करेंगे। इस साल हमने सिर्फ 80,000 बेचे, तो हमारा 20,000 का यूनिट सेल कम हुआ, क्यों कम हुआ उसको हम कंपेयर करेंगे। हमने पिछले साल 1 लाख यूनिट का सेल किया था, इस साल हमने सिर्फ 80,000 यूनिट सेल किए। लास्ट ईयर में हमारा सेल्स था 1 लाख यूनिट्स। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको हमने 1 लाख यूनिट सेल किया था और इस साल हमने सिर्फ 80,000 यूनिट सेल किया, तो मतलब हमारा ये साल 20,000 यूनिट्स का सेल कम हुआ। तो हम बोलेंगे वाई, ये क्यों कम हुआ, हमने यहाँ क्या किया, कंपेयर किया। अब इसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि ये कम क्यों हुआ। कोविड था सर, दुकान बंद हो गई थी, कोविड था इसलिए दुकान बंद हो गई थी इसलिए सेल्स कम हुआ, या हमारा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, वो हमसे कम रेट में बेच रहा है इसलिए कम हुआ, है ना, या हमारी क्वालिटी ख़राब हो गई थी तो लोग दूसरा प्रोडक्ट लेने लग गए इसलिए कम हुआ, या हमारा जो प्रोडक्ट था वो आउटडेटेड था इसलिए हमारा सेल्स कम हुआ। तो हम कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्यों हुआ जो चीज़ हमने कंपेयर की है। तो ये था हमारा 4th फंक्शन। उसके बाद है कंट्रोल। अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाइज वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम and provides feedbacks regarding effectiveness of measures adopted to check such weakness। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, अगला फंक्शन है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल, हमारे अकाउंटेंसी में कुछ वीकनेस है, या हमारा जो हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हम एक कैश पे एक इंसान बैठता है, एक हमारा सुपरवाइजर या मैनेजर बैठता है। वो क्या करता है, हम तो जाते नहीं है रेस्टोरेंट में, हमारे बहुत अलग अलग बिजनेसेस है, तो वो जो सुपरवाइज़र है या जो मैनेजर है वो क्या करता है, अगर 10,000 का सेल हुआ ना तो 8,000 ही रिकॉर्ड करता है और 2,000 घर पे ले जाता है। तो ऐसे से हमें, ऐसे से तो हमारा नुकसान होता जा रहा है, ऐसे से हमारा नुकसान हो रहा है, डेली चोरी हो रही है। तो ये क्या हुआ, हमारा वीकनेस हुआ। तो इस वीकनेस को हम कंट्रोल करेंगे कैसे, अकाउंटिंग के जरिए। हम देखेंगे अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा कॉस्ट कितना हुआ है, कितने का हमने, जैसे रेस्टोरेंट है तो कितना हमने दूध लाया, कितना पनीर लाया, कितना आटा लाया, कितनी सब्जी लाई, ये सब हम देख सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉपर है। और कितने में बिका, एक प्लेट पनीर बटर मसाला में कितना पनीर लगता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम पनीर इतने रुपयों का, लेबर्स की सैलरी कितने की। तो ऐसा हम जोड़ के हम उस पनीर बटर मसाला की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट आई 80 और हमने बेचा कितने में, 200 में, तो 120 का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए था, लेकिन हम तो डेली नुकसान में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब एक तो हमारा जो कुक है वो पनीर बटर मसाला में ज़्यादा पनीर डाल रहा है, या कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। तो ये हमें पता चलेगा कैसे, अगर हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग है तो। और तो ये हमारी वीकनेस अगर हमें पता चल गई तो हम क्या करेंगे, वीकनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वीकनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अगला पॉइंट है
अगला फंक्शन है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है। देखो गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। अगर हम पैसा कमाएंगे, हम जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जितनी ज़्यादा इनकम होंगी, उतना ज़्यादा टैक्स होगा। हम क्या चाहते हैं, एक आम इंसान क्या चाहता है, हमारी कमाई, हमारी इनकम, हमारी दौलत, हमारी शोहरत ज़्यादा हो या कम हो, हमारी इनकम ज़्यादा हो या कम हो, हम चाहते हैं कि हमारी इनकम, हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। हम क्या चाहते हैं, हमारी इनकम बढ़े, है ना। उसी तरह गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, उनकी इनकम बढ़े। और गवर्नमेंट की इनकम कैसे बढ़ेगी, जब उन्हें टैक्स ज़्यादा मिलेगा। और गवर्नमेंट को टैक्स कब ज़्यादा मिलेगा, जब हमारी इनकम बनेगी, बिजनेस की इनकम बढ़ेगी। हमने ज़्यादा पैसा कमाया तो हम ज़्यादा टैक्स देंगे, हम ज़्यादा टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, है ना। तो और हम कमाते हैं समझ लो 50 लाख। अगर हम 50 लाख कमाते हैं तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हम कम कमाते तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इंसान करता क्या है, इंसान 50 लाख कमा तो लेता है, लेकिन गवर्नमेंट को बताता है कि मैंने सिर्फ 20 लाख ही कमाए। क्यों? क्योंकि उसे टैक्स 20 लाख पे देना पड़ेगा। तो ये तो गद्दारी हुई, बेईमानी हुई, धोखाधड़ी हुई, बेवफाई हुई हमारे सरकार के साथ। तो गवर्नमेंट भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारे बुक्स चेक कर सकता है, वो भी हमारा सेल्स परचेज देख सकता है। उनके रूल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स के हिसाब से हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। और हम ऐसी गद्दारी, ऐसी बेवफाई ना करें, इसीलिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, इसीलिए टैक्सेशंस के रूल्स है कि हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईमानदारी से मेंटेन करें। अगर हम ईमानदारी से मेंटेन नहीं करते तो हमारी स्क्रूटनी हो सकती है, असेसमेंट हो सकती है, हमें जेल हो सकता है, हमें हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, फेमा, फेरा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को राइट्स है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंगली वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी हमें हमारी अकाउंटिंग बनानी है। ये भी एक फंक्शन हुआ अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के हमने 6 फंक्शंस पढ़े। कौन से? मेजरमेंट, क्या मेजर करना है, हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना है। सेकेंड, फोरकास्टिंग, आगे हम फोरकास्ट करेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा कैसा चल सकता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, कौन सा कम बनाना है, कौन सी एरिया में सेल करना है, नवी नवी सिटीज़ में जाके हमारा चेन खोलना है कि नहीं। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे पास्ट रिकॉर्ड को, पास्ट डेटा को, या हमारे कॉम्पिटिटर के बिजनेस के साथ हम हमारा बिजनेस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाद में कंट्रोल, हमारी जो भी वीकनेस है उसे हम कंट्रोल करेंगे। बाद में है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, लिख लो ये। एक बार कॉपी कर लो ये। देखो ये थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ तो है आपके पास, लेकिन ऐसा अगर आप फ्लोचार्ट डायग्राम बना लेते हो तो क्या होता है, आपको पढ़ाई करते टाइम आसानी हो जाती है। आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ तक भी लिखोगे तो चलेगा। और मैं बोलूँगा ये भी अगर लिख लिया तो कुछ बुरी बात तो है नहीं, ये भी लिख लेना है। एग्जाम्पल्स आप अगर देखोगे तो आपको याद आ जाता है। देखो अभी कैसा है, अभी तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सब्जेक्ट्स हमारे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, फिर याद रखने में हमें दिक्कत होती है, याद रखने में हमें दिक्कत होती है। तो अभी से हम पढ़ते चले, अभी से हम हमारी शॉर्ट नोट्स बनाते चले तो ज़्यादा अच्छा है। लिखना है आपको, लिखना है सब।
हो गया लिख के? तो आई गेस आपका लिख के हो गया। आगे पढ़ते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, लिख के हो गया है, बुक कीपिंग पढ़ते हैं। तो बुक कीपिंग सर होता क्या है? तो मान लो हमने कुछ परचेज किया, हम परचेज करने का इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसकी क्या करते हैं हम जर्नल बुक में, परचेज बुक में इसकी एंट्री पास करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो पहली स्टेप है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके जो फिनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जब हम हमारे बुक में, उन ट्रांजेक्शन्स को जब हम हमारे बुक में लिखते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग की शुरुआत ही कहाँ से होती है, बुक कीपिंग से। अकाउंटिंग इस प्रोसेस की शुरुआत ही कहाँ से होती है, बुक कीपिंग की। पहले बुक कीपिंग होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, परचेज, सेल, सैलरी टू एम्प्लॉयज, एक्सपेंसेस, इनकम, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, सेलिंग, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन सब ट्रांजेक्शन्स को पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। ये कैश बुक में लिखते हैं, परचेज बुक में लिखते हैं, डे बुक में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बुक्स हमें आगे पढ़नी है। तो जो पहली स्टेप है रिकॉर्डिंग की, उसे कहते हैं बुक कीपिंग, उसे कहते हैं बुक कीपिंग। और ये पहली स्टेप किसकी है, पूरे अकाउंटेंसी की पहली स्टेप है। ठीक है, बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। तो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड फिनेंशियल डेटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में लिख रहे हैं। हमने ये देखा था ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, वही है बुक कीपिंग, वही है बुक कीपिंग। क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस, ठीक है, इन एन ऑर्डरली मैनर। इट कवर्स प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड एम्ब्रेसेस रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। बुक कीपिंग आर गवर्न बाय एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली बुक कीपिंग होगा। अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली बुक कीपिंग होगा। एंड प्रोडक्ट क्या है, देखो एंड प्रोडक्ट क्या है, हमें बैलेंस शीट मिल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट मिल रहा है, ये सारे क्या है, एंड रिजल्ट है। ये कहाँ से आया, ये सब आया बुक कीपिंग से, ये सब आया बुक कीपिंग से, है ना। बुक कीपिंग से ये सब मिला। हमने क्या किया, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस में से फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस, हमने ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट बनाया। तो ये क्या है, ये एक पूरी साइकिल है जिसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है, बुक कीपिंग से। इस साइकिल की शुरुआत ही कहाँ से होती है, बुक कीपिंग से। ओके, अब देखेंगे हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का फ़र्क क्या है। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अंदर का एक छोटू सा इत्तू सा पिल्लू है, कौन, बुक कीपिंग। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के। इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। वेरेस अकाउंटिंग क्या, इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स। तो बुक कीपिंग में हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए उसको हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, समराइज करते हैं। हमने डे 1 सबसे पहले लेक्चर में देखा था अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी क्या है, तो उसमें हमने देखा था उसकी प्रोसेस में क्या क्या था, उसमें समराइजिंग था, क्या समराइजिंग। तो ये आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग, ये क्या हो गया, बुक कीपिंग हो गया। ये क्या हो गया, बुक कीपिंग हो गया। इसके आगे क्लासीफाई करना, समराइज करना, दिमाग लगाना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारी चीज़ें क्या हो गए, अकाउंटेंसी के पार्ट।
और ये छोटा सा क्या है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है, लेकिन बुक कीपिंग जहाँ खत्म होती है वहाँ अकाउंटिंग चालू होता है, ऐसा समझ लो आप। तो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स है और यहाँ पे समराइजिंग है, उसको समराइज करते, एनालाइज करते, क्लासीफाई करते, इंटरप्रेट करते। इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिल्डिंग का बेस क्या होता है, उसका फाउंडेशन होता है। उसी तरह हमारे अकाउंटेंसी का बेस क्या है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के जरिए ही हम आगे की अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग तो एक बिजनेस की लैंग्वेज है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट लिखना है आपको, ये रफ में लिखो, कहीं भी लिखो, या नोट्स के साइड में जगह है वहाँ लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट है। जो काय में आते हैं, ये सब अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक कीपिंग तो क्या है, नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल रिकॉर्डिंग, परचेज किया तो लिखो, सेल्स किया तो लिखो, सैलरी पे किया तो लिखो, रद्दी बेच के पैसा आया तो लिखो। ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ जो होती है, जो बीकॉम वाला बच्चा करता है, ये एकदम बेसिक चीज़ होती है अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, वो होता है बुक कीपिंग, वो होता है बुक कीपिंग। लेकिन बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ये हर एक को नहीं जमता, ये पार्ट होता है अकाउंटिंग का। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन। सिर्फ सेल परचेज जो बुक कीपिंग आता है, बुक कीपिंग का जो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं उसको देख के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बुक कीपिंग को देख के, सादी अकाउंटिंग को देख के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें देख के हम क्या कर सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं। उसमें मैनेजमेंट जो होती है हमारे डिसीजन ले सकती है कि प्रॉफिट कम हो रहा है, ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेबर को कॉस्ट सैलरी ज़्यादा पे हो रही है कि, ये सारे डिसीजंस। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पुणे में लॉन्च करना है, औरंगाबाद में करना है, दिल्ली में करना है, कहाँ करना है, नया ऑफिस खरीदना है या रेंट पे लेना है, ये सारे डिसीजंस मुमकिन होते हैं अकाउंटिंग के ज़रिए। मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है अकाउंटिंग के ज़रिए, ठीक है। लेकिन मैनेजरियल डिसीजन बुक कीपिंग के भरोसे पे नहीं लिए जाते, ये एक मेजर डिफरेंस है। बुक कीपिंग के कोई दूसरे सब फील्ड नहीं है। बुक कीपिंग छोटा, अपने आप में एक छोटा सा कंसेप्ट है बस। बुक कीपिंग मतलब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, सिस्टमेटिकली, क्रोनोलॉजिकली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग के बहुत सारे सब स्ट्रीम्स है, सब फील्ड्स है, जो अभी हम देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऐसे अलग अलग इसके सब स्ट्रीम्स होती है। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन। बुक कीपिंग को देख के हम प्रॉफिट है या लॉस है नहीं बता सकते हमने, लेकिन अकाउंटिंग के जरिए हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बता सकते हैं। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा हमने, असर्टेनमेंट ऑफ पोजीशंस, और फंक्शंस में भी देखा, लेकिन बुक कीपिंग के ज़रिए ये मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसा बोलो ना साहब कि अकाउंटिंग ये बड़ा सर्कल है अकाउंटिंग का, और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है बुक कीपिंग का, है ना। बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये लिखना है, इसमें कुछ आपको लिखना है लिख लो, हाईलाइट करना है हाईलाइट कर लो, लिख लीजिए इसको, एक बार हाईलाइट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसे रीड कर लीजिए आप, अभी के अभी लगे तो इन्हें रीड कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, हमने यहाँ देखा कि अकाउंटिंग की कुछ सब फील्ड होती है, बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं है। तो अकाउंटिंग की सब फील्ड कौन सी है, अकाउंटिंग की सब फील्ड कौन सी है वो देखते हैं।
पहला है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग ये सबसे कॉमन और जनरल फील्ड है, सब फील्ड है अकाउंटिंग। जो भी बिजनेस की जो हम अकाउंटिंग करते हैं, पैसा लेना देना, सेल्स करना, परचेस करना, सैलरी पे करना, इस चीज़ की जो अकाउंटिंग है, इस चीज़ की जो रिकॉर्डिंग है, उसे हम कहते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग। इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसमें क्या कवर हो रहा है? प्रिपेयर करना एंड इंटरप्रेट करना। जो ही हमने ऊपर अकाउंटिंग के फंक्शंस देखे ना, वो बेसिक यही है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट है? फिनेंशियल अकाउंटिंग। हम जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें हम 99% फिनेंशियल अकाउंटिंग की ही बात करेंगे। ठीक है, ये हिस्टोरिकल नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये पुराने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। जब जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तब तब भी ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें होती है। तो पहला सब फील्ड हमने देखा फिनेंशियल अकाउंट। ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग जो हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में सारे बिजनेस कंसर्न, पेट्रोल पंप हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, किराना दुकान हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी है, हॉस्पिटल्स हो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, जो भी है, वो सारे फिनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करते ही है। यार इतना तो कोई भी देखेगा ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट तो बनाएगी ही ना। तो ये क्या होता है? ये होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग। इससे थोड़ा ब्रॉडर व्यू, एक स्टेप आगे जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों होता है कि जो हम बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनीज में अलग अलग मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, तो इन लोगों को हमारे बिजनेस का पोजीशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे खर्चा कितना हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में कितना खर्चा हो रहा है, लेबर पे कितना खर्चा हो रहा है। ये सारी चीज़ें इन्हें पता होनी चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हम अभी कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट कितनी आ रही है। हमारा ये वाला, जैसे कि हमने अभी लॉन्च किया वन प्लस नॉर्ड लॉन्च हुआ, वन प्लस नॉर्ड के अगेंस्ट में सैमसंग ने M31S लॉन्च किया है, तो फीचर्स क्या थे नॉर्ड के, ये सारी चीज़ें जो है कंपैरिजन वगैरह करना। तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो ये सब बातें किसे पता होनी चाहिए? मैनेजमेंट को। तो हम इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए जो अकाउंटिंग होती है उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट के लिए, जो मैनेजर्स के लिए बनी होती है, मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग में जो काम आती है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन पर्पज है इसका डिसीजन मेकिंग। To discharge the functions of stewardship, planning, control and decision making, the management need variety of information। मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लगती है कि हमारे पास कितना स्टाफ है, कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने आवर्स काम करते हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है तो क्या रेट पे, टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या लॉन्च कर रहा है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को लगती है। तो ये सब उसे कैसे मिलेगी? मैनेजमेंट अकाउंट्स के जरिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए। ठीक है, द डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग reports as desired by managers for discharging their functions are referred to as management accounting. A very important component of the management accounting is cost accounting। cost accounting हमने दो देखा, एक फिनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके आगे एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, मान लो अगर मैं पेन बना रहा हूँ तो पेन की कॉस्ट कितनी आ रही है? पेन में मुझे मटेरियल लग रहा है, पेन बनाने के लिए मुझे लेबर भी लग रहा है, कुछ एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, बेचने के लिए कुछ खर्चा लग रहा है, फैक्ट्री का रेंट लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे मिला के मेरा पेन का कॉस्ट आ रहा है 10 रुपया। तो मैंने मार्केट में कितने में बेचना चाहिए? 10 से ज़्यादा, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालने की जो अकाउंटिंग की मेथड है उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अगर आप आगे प्रोफेशनल कोर्स लेते हो, जैसे CA, CS, CMA, अगर ऐसे कोर्स में आप पढ़ते हो तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिश्ड बाय ICMA, the process of accounting for cost which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost। भूल जाओ इसको, मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट डिटरमाइन करना, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसको कंट्रोल करना, कॉस्ट को कम कैसे करे, कंट्रोल कैसे करे, इस अकाउंटिंग को कहते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, CSR एक्टिविटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, रॉ मटेरियल कैसा है लिमिटेड है, लेकिन हमारी ज़रूरतें कैसी है, हमारी वांट्स कैसी अनलिमिटेड है। मेरे पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये में मुझे क्या करना है, पार्टी करना है, नोट्स खरीदना है, मूवी देखना है ना, कपड़े खरीदना है ना। मेरी इच्छा है, मेरी नीड्स कितनी है, मेरे वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज कितना है, सिर्फ 1000 है, सिर्फ 1000 है। तो और ये भी हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम धंधा कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, गाड़ी चला रहे हैं तो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो हमारे इंसानों की नेचर के प्रति कुछ ना कुछ जवाबदारी है, उसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी नेचर को लेके, या जो जिस रीजन में हम रहते हैं, जिस रीजन में हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं, उस रीजन को प्रति, उस रीजन के लिए हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम अकाउंट फॉर करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के ज़रिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के ज़रिए बाय इंक्रीजिंग द सोशल अवेयरनेस। जैसे कि ITC का आप टीवी पे ऐड देखते होंगे कि क्लासमेट का आप कोई भी रजिस्टर या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका 1 रुपया गरीब बच्चे के एजुकेशन के लिए होता है। तो ये क्या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, ये क्या होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है। इसके आगे देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये सब सिर्फ पढ़ने के लिए है, लाइफ में आपको ये कभी देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप CA कोर्स लेते हो तो CA फाइनल में एक 4 मार्क्स का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये क्या होता है कि देखो हमारी कंपनी है, कंपनी की सबसे बड़ी असेट क्या है, उसकी एम्प्लॉयज़, उसके एम्प्लॉयज़, उसके मैनेजर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी उसकी वेल्थ होती है। लेकिन हमारे बुक्स में कहीं लिखा होता है क्या, रामलाल 1 लाख रुपए का, रामलाल कौन, हमारा एम्प्लॉई है, 1 लाख रुपए का। मन्नू, मन्नू कौन है, हमारा डायरेक्टर है, 50 लाख का ब्रेन है उसका। ऐसा कहीं लिखते हैं कि हम हमारे बुक्स में, नहीं। तो अगर हम हमारे लेकिन ये इन सब की तो कीमत है, हमारे एम्प्लॉयज़ की कीमत है, हमारे डायरेक्टर्स की कीमत है, ये हमारे एसोसिएशन से पिछले 10 साल से एसोसिएटेड है, तो इनकी लॉयल्टी की कोई कीमत है, इनकी ईमानदारी की कोई कीमत है। तो ये कहीं बुक्स में आ रही है क्या, नहीं। अगर इन्हें हम हमारे बुक्स में लेना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये आप अगर आप CA कोर्स लेते हो तो CA फाइनल में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। उसमें हम लिखते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्कर्स है, जो लेबर्स है, जो डायरेक्टर्स है, जो मैनेजर्स है, उनकी कीमत आज के डेट में क्या है। अगर ये हमारा कंपनी छोड़ के चले जाते हैं तो हमें कितना लॉस होगा या यहाँ पे ये कितना नुकसान होगा, ये सब कैसे पता चलेगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के जरिए। तो बोलो बच्चों 5 सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन सी है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सुना ही नहीं दिया मुझे, जोर से बोलो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अभी भी नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलना है आपको, याद हो जाना चाहिए। फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, इसका एक फ्लो चार्ट बना लो। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कौन सी है, बना लो ऐसा एक फ्लो चार्ट। फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, लिख लो आप, ये लिख लेना है ये आपको।
लिख लो, लिख के हो गया। आप आपके डाउट्स मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो आगे का देखते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन है? दो होते हैं, एक इंटरनल यूजर होता है, एक एक्सटर्नल यूजर होता है, जो हमने पिछले सेशन में देखा था। एक्सटर्नल यूजर्स में होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब जो हमें पैसा देते हैं, कैपिटल देते हैं, पैसा देते हैं, लोन देते, जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि कल आपके दो, मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, सोनिया एंड मोनिया, सोनू और मोनू। सोनू मोनू दो दोस्त है आपके, आपका नाम है राज। राज के दो दोस्त है सोनू और मोनू। सोनू एकदम ईमानदार है, सोनू के पास पैसा है। मोनू के पास पैसा है लेकिन वो बेईमान है, बेवफा है, बेवफाई करता है, बेईमानी देता है, पैसा देता नहीं है। वो कहीं पे भी होटल में जाता है तो खाने के भी पैसे नहीं देता है, पानी पूरी खाता है तो पैसा नहीं देता है। वो साहब चोल्लर है, वो चेंदी है एकदम। अब मान लो आपके पास मोनू आया, बोला ए राजू, मुझे ना 1 हफ्ते के लिए 1 लाख रुपए चाहिए राजा। राजू मेरे को 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए 1 लाख रुपए तो दे दे। उधारी बोल के दे दे, लोन बोल के दे दे, तो आप दोगे क्या उसे? आप दोगे क्या? तुम्ही त्याला 1 लाख रुपये उसने देणार का? नाही का बरं नाही देणार? कारण की तो फ्रॉड माणूस आहे। फ्रॉड म्हणजे लब्बाड आहे, तो काय आहे? लब्बाड। परंतु अगर सोनू आपसे मांगता है, अरे भाई राज मुझे 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है, 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, आप दोगे क्या? यस। तो आपको कैसे पता चला? वो आपका दोस्त था। लेकिन जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ईमानदार है या फ्रॉड है? कंपनी हमारा लोन चुका सकती है, नहीं चुका सकती है, या कंपनी में हम पैसा डाल रहे हैं तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि रिलायंस, मुकेश अंबानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए या अनिल अंबानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए? इनकी अकाउंटिंग देख के, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देख के, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आती है? अकाउंटिंग से पता चलती है। तो इन्वेस्टर्स लोग हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। दे नीड इंफॉर्मेशन टू असेस वेदर टू बाय, होल्ड और सेल देयर इन्वेस्टमेंट। हमने अनिल अंबानी ग्रुप के, रिलायंस पावर के शेयर अभी और खरीदने चाहिए, होल्ड करने चाहिए या बेचने चाहिए? रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए या होल्ड करने चाहिए? ये हमें कैसे पता चलेगा? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी की वजह से। ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव, कितने दिन जितना रहेगा, प्रॉस्पर और कितना ग्रो करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, फेसबुक ने इन्वेस्ट कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, और कितना ग्रो करेगा। एंड पे द डिविडेंड, हमने जो रिलायंस के शेयर खरीदे हैं उस पर हमें रिटर्न मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद में हम इन्वेस्ट करेंगे। एम्प्लॉयज़, ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम कौन सी कंपनी में काम करना चाहेंगे? हम किंगफिशर एयरलाइंस में काम करना चाहेंगे या हम रिलायंस में काम करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है। ए दगड्या काय म्हणतोस? किंगफिशर बोलता है चिंटू। चिंटू बोल रहा है सर किंगफिशर में करूंगा। नहीं, हम करेंगे रिलायंस में। क्यों? क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है ना। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो भी हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। लेंडर्स, जो लोन देता है, जैसे कि मैं, जैसे कि राजू, राजू ने लोन किसको दिया? सोनू को, ना कि मोनू को। क्यों? सोनू ईमानदार था, सोनू पैसा लौटा सकता था। तो लेंडर्स को भी पता होना चाहिए कि हम जिसे लोन दे रहे हैं उस पर कितनी लाइबिलिटीज़ है पहले से, वो हमारा लोन चुका सकता है या नहीं। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, दे आर जैसे कि सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स कौन होते हैं? हमारा बिजनेस है, ठीक है।
बिजनेस में हम कुछ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो जिनसे हम परचेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं सप्लायर्स। तो सप्लायर्स ने हमें क्या किया, सेल किया, सप्लायर के पॉइंट से वो सेल हुआ, हमारे पॉइंट से वो परचेज हुआ। तो सप्लायर ने सेल किया तो उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो भी इंटरेस्टेड है ना कि हम हमारा जो माल बेच रहे हैं किसी फकीर चंद उधार चंद को तो नहीं बेच रहे, हम ऐसे व्यक्ति को ही माल बेचेंगे ना जो हमें पैसा, जो हमारे माल का जो भी कंसिडरेशन है, जो भी पैसा है वो लौटा दे। तो इसलिए जो सप्लायर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। कस्टमर्स आर ऑल्सो कंसर्न विद द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। देखो कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर हम कौन सी दुकान से माल खरीदते हैं, जो हमें आफ्टर सेल सर्विस देगा, है ना। तो कस्टमर भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम जिससे माल खरीद रहे हैं वो हमें रेगुलर, जैसे कि अब हमारी फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में हमें रॉ मटेरियल लगता है, तो हम रॉ मटेरियल जिससे खरीद रहे हैं हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि ये मुझे साल के 12 महीने रॉ मटेरियल दे सकता है, साल के 12 महीने रॉ मटेरियल दे सकता है क्या, अच्छी क्वालिटी का जो अभी दे रहा है वही क्वालिटी का दे सकता है क्या। तो हमारे जो कस्टमर्स है ये हम है और ये हमारे कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स भी चाहते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी बना ही रहे, क्योंकि नहीं तो अगर हमने 6 महीने माल दिया और फिर हम हमारा फैक्ट्री बंद हो गया या हमारा सप्लाई बंद हो गया तो इसका तो नुकसान हो जाएगा ना, इसे फिर से नया वेंडर ढूंढना पड़ेगा। तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, इनकम पे टैक्स चाहिए हमारे, तो वो भी हमारे वो उन्हें टैक्स कैसे, कौन सी बेसिस पे, हमारा जो प्रॉफिट आया, हमारी जो इनकम आई उसके ऊपर वो कुछ X% टैक्स लेते हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगी। पब्लिक एट लार्ज, हमें भी पता होना चाहिए जिस कंट्री में हम रह रहे हैं हमारी कंपनीज कैसे आ रही है, रिलायंस ग्रो हो रही है, किंगफिशर डूब रही है, अनिल अंबानी ग्रुप बढ़ रहा है, डूब रहा है, क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक का क्या हो रहा है, आइडिया के शेयर प्राइस का क्या हो रहा है। हमारी जनता को भी हमारी चिंता लगी रहती है, जनता भी न्यूज़ देखती है, इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट जो कंपनी के करता धरता है उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैनेजमेंट भी हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स है। तो हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, बाद में मैनेजमेंट, पब्लिक एट लार्ज, ये सारे हमारे यूजर्स है। आपको इसका भी एक फ्लो चार्ट बनाना है। चलो ठीक है, ये तो बना दिया है मैंने। ये देखो यूजर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये लिस्ट बड़ी है और लिस्ट में ऐड करते जाओ। इसमें इंटरनल यूजर्स और कौन कौन है और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है, ये लिस्ट आपको ऐड करते जानी है, ठीक है। तो